अगला टॉपिक, लास्ट में हमने आपसे बात की थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजर क्या होता है, और रिडक्टेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और रिड्यूसर क्या होता है। हाँ बेटा कुछ कहना है साक्षी? साक्षी कुछ कहना चाहती हो? अनम्यूट करिए और बोलिए क्या कहना चाहती हैं। सर अनम्यूट नहीं हो रहा है, वाई अनम्यूट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? म्यूट ऑल, अलाउ द पार्टिसिपेंट्स, यस, 1 सेकंड बेटा, यस। अब साक्षी आप अनम्यूट करिए और बोलिए क्या कह रही हैं। मंडे को टेस्ट होने वाला है ना सर? हाँ जी। तो उस टेस्ट में आप जो सिलेबस अभी ले रहे हो जी, अच्छा, मतलब आपको मंडे का टेस्ट का सिलेबस जानना है। मंडे को क्या आने वाला यही जानना है ना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको पढ़िए। अभी एक्चुअली है क्या ना, सिलेबस का एग्जैक्टली कंफर्म हमको भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैं आज कंफर्म कर लूंगा, कल आपको बताऊंगा कि टेस्ट में क्या आने वाला है। वैसे 99% वही टेस्ट में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि होता क्या है कि जो सीपीटी नंबर 1, सीपीटी 1 जो है, सीपीटी 1 के आगे जो भी लिखा है, नारायणा का पैटर्न क्या है आप समझ लीजिए। जैसे सीपीटी 1 लिखा है तो सीपीटी 1 के सामने जो भी लिखा है वो नहीं आएगा, उसके ठीक पहले वाला 50% और उससे पहले से पहले वाला 50%। ये एक जनरल आइडिया होता है। बाकी सभी लोग म्यूट करिए अपने माइक्रोफोन को। मतलब जो भी सीपीटी है, सीपीटी के आगे जो भी सिलेबस लिखा हुआ है वो सिलेबस नहीं आएगा, उसके ऊपर वाला 50% और उसके ऊपर वाला 50%, ये जनरल कैटेगरी है। तो सीपीटी 1 के सामने आप देखिए, उससे पहले वाला देखिए बैलेंसिंग है और उससे पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो यहां पर हमारा हो गया है, बैलेंसिंग हम इस वीक पूरा कर लेंगे। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग आना चाहिए इस बार टेस्ट में, लेकिन फिर भी मैं एक बार मैनेजमेंट से कंफर्म करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। ठीक है ना साक्षी? ओके, हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टर्न पर जरा देखिए, हमने आपको बात की थी। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने आपका यूट्यूब चैनल चेक किया तो मतलब परसों और उससे पहले मैंने 2 लेक्चर मिस किए थे, तो मुझे उसके वीडियोस नहीं मिले थे सर। तो बेटा देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम सबसे पहले कलर्स ऑफ केमिस्ट्री पे जाओगे और वहां पर प्ले लिस्ट पे जाओगे, ऊपर प्ले लिस्ट होगी, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट के अंदर मोल कंसेप्ट होगा। उस मोल कंसेप्ट में हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 4 लेक्चर अपलोड कर दिए अब तक की, ठीक है ना। वो चारों देख ली, उसके बाद का नहीं, उसके बाद अभी हमने अपलोड ही नहीं किया है ना। वो 4 देख लिए ना आपने। कब तक अपलोड होगा? वो बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि क्या है कि अपलोडिंग करने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो क्योंकि अभी 12th के सारे चैप्टर्स चल रहे हैं ना, तो 12th के लेक्चर्स अपलोडिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि 12th वालों का ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हालांकि 11th में भी करेंगे, हम थोड़ा सा रुक के करेंगे, लेकिन कर देंगे सारे, ठीक है ना। अभी आप प्रॉपर लेक्चर अच्छे से पढ़ते जाइए और मैं धीरे धीरे करके उनको अपलोड करूंगा, ठीक है ना, कर दूंगा। लेकिन आप प्ले लिस्ट पे जाके वहां से देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर्स एक साथ अपलोड कर देंगे हम। और बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट करिए, जिससे हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए। देखिए, हमने कल बात की थी आपको ऑक्सीडाइजर की, ऑक्सीडाइजर, और कल हमने बात की थी रेड्यूसर की। इन दोनों की बातें कर चुके हैं। अब जरा ढंग से समझ लीजिए, फिर तो समझिए। अब देखिए, किसी को भी बोलना है पहले मुझे 10 मिनट पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है। साक्षी कुछ कहना है? नहीं सर, गलती से हो गया। बेटा गलती मत करो, अगर ऐसी गलतियां करोगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ऑक्सीडाइजर और रेड्यूसर हमने कल बात कर ली थी। ऑक्सीडाइजर क्या है और एक रिएक्शन भी लिख दी थी हमने। मैं एक बार जरा फिर से रिकैप करता हूं और आगे बढ़ता हूं। जैसे कल मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, जैसे रिएक्शन लिखी हुई है HNO3 और प्लस यहां लिखा है सल्फर एंड इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HNO2। ढंग से समझिए। तो यहां पर क्या है, हमने सबसे पहले कहा कि रिएक्शन लिखी हुई है, आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले लिखने हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में नाइट्रोजन का +5, सल्फर का 0, सल्फर का +4, नाइट्रोजन का +3, 2 2 4 में से एक जाएगा 3, ठीक है ना। तो यहां पर 5 से क्या जा रहा है, 5 से यहां पर आ रहा है 3, यानी ये हो रहा है रिडक्शन। और ये 0 से +4 ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या कहा था कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजर होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसर होता है। ये बात कल मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। और हमने ये भी बता दिया था कि ये ऑक्सीडाइजर इसलिए है, ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीडाइज करने वाला,
इसने इसके ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडाइज कर दिया है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे ऑक्सीडाइजर है, जो दूसरों को रिड्यूस करे रिड्यूसर है। दूसरे के रेस्पेक्ट में एक कंपाउंड जाना जाएगा। यह कंपाउंड किस लिए जाना जाएगा? क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है, इसलिए ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइजर है। ठीक है ना? रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजर होता है, और ऑक्सीडाइजर का ही दूसरा नाम ऑक्सीडेंट होता है, और इसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह बात मैं कल अपने लेक्चर में समझा चुका हूं। अब आगे, अगर मान लिया किसी रिएक्शन को, अब जरा गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी रिएक्शन अगर मान लिया नहीं दी है, और अगर मान लिया मैंने आपसे पूछा, जैसे मान लिया हमने आपसे यहां पूछ लिया, क्या हमने यहां पूछ लिया कि ये लिखा हुआ है HNO3, और अगर मैंने केवल एक कंपाउंड दिया और पूछा अब ये बताओ ऑक्सीडाइजर है या रिड्यूसर है, ठीक है ना? एक कंपाउंड विदाउट रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन देख के पता चल जाता है ना कि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजर है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसर है। अब रिएक्शन नहीं देंगे हम आपको डायरेक्ट देंगे नाइट्रिक एसिड, और पूछेंगे कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजर है या रिड्यूसर है। याद करिए कल हमने दो वर्ड कहे थे, एक कहा था महात्मा गांधी ऑक्सीडाइजर थे, और एक कहा था अमरीश पुरी। दोनों मर गए हैं ना, इसलिए दोनों के नाम लिए हमने, जिंदा वालों का नाम नहीं लिया है। अमरीश पुरी क्या था? रिड्यूसर था। रिड्यूसर मतलब दूसरों का कम करने वाला, दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर कम करने वाला, अपने आप को बढ़ाने वाला, विलन की तरह काम कर रहा था। ठीक है ना? अब ये वाला कंपाउंड देखा और ये मैंने पूछा कि बताओ ये किस कैटेगरी का है, ये ऑक्सीडाइजर है या रिड्यूसर है? हाँ भाई, गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आदित्य का कहना है कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए देखते हैं क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहचानोगे कैसे? ये यहां दिख रहा है इसलिए? ऐसा नहीं है। आप क्या देखोगे? आप उसके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट निकालोगे, कितना आएगा? +5। देखिए, नोट करके आपको लिखना है, पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा इसको। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? +5, क्योंकि हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन का -2 × 3 -6 +1 -5 +5 = 0। ठीक है ना? अब नाइट्रोजन की जो रेंज होती है, नाइट्रोजन की रेंज कितनी होती है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 का मतलब होता है 2,5। 2,5 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो -3 से +5। ये बात ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं विद अ क्लोज्ड इंटरवल कि नाइट्रोजन की रेंज -3 से +5 होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना? अब जरा मुझे ये बताओ कि ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैक्सिमम वाला है ना, +5 मैक्सिमम, यानी कि +6 नहीं हो सकता, +7 नहीं हो सकता। अगर +6 +7 होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रेंज ही +5 मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? कि नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को अब बढ़ा नहीं सकता है। तो बढ़ा नहीं सकता है मतलब क्या करेगा? अपने आप को घटाएगा, और अपने आप को अगर घटाएगा तो हमने कल कहा था कि ये स्केलिंग है, बिल्कुल तराजू की तरह। अगर अपने आप को घटाएगा तो सामने वाले को बढ़ाएगा, अपने आप को ऊपर करेगा तो दूसरे वाले को नीचे करेगा। बात समझ पा रहे हो? अपना नुकसान करेगा, यानी कि ये अपने आप को घटा सकता है, अपने आप को घटाएगा मतलब महात्मा गांधी की तरह काम करेगा। अपना नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे वाले का फायदा होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन जो है अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा। अपने ऑक्सीडेशन नंबर को जो कम करता है, भाई अपने ऑक्सीडेशन नंबर को जो कम करता है वही तो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। तो किसी कंपाउंड को देख के हम बता सकते हैं कि अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मतलब वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा, दूसरों को बढ़ाएगा, इट मींस इट वुड बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? तो आपको नोट करके लिखना है। नोट करके क्या लिखना है? नोट लिखें और मैं इसकी थ्योरी लिखाता हूं। लिखो, इफ a compound, write down, if a compound has its maximum oxidation state, if a compound has its maximum oxidation state, then it would be an oxidizing agent. Then it would be an oxidizing agent. Point number 2, if it has lowest oxidation state, then it would be reducing agent. तो वो reducing agent की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते भी चलिए, जैसे मान लिया मैंने कहा अमोनिया,
मैंने कहा अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -3 होगा और हाइड्रोजन पर +1 होगा। अब आप ये मत सोचना हाइड्रोजन -1 वाला हाइड्राइड, हाइड्राइड नहीं है ये, मेटल फर्स्ट ग्रुप वाला नहीं है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन का अमोनिया हाइड्राइड, +1 +3 -3, तो नाइट्रोजन का -3 है और -3 उसकी मिनिमम स्टेट पर है। देखिए, तो यानी कि ये अब अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को कम नहीं कर सकता। तो अमोनिया कभी भी किसी से भी रिएक्शन करेगा। आप अमोनिया की पूरे केमिस्ट्री में किसी से रिएक्शन करवा लो, तो अमोनिया अब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम नहीं कर पाएगा। जिससे भी रिएक्शन करेगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट को क्या करेगा, अपने को बढ़ाएगा। भाई अपने को बढ़ा ही सकता है तो दूसरे को घटाएगा। बात समझ पा रहे हो सर? प्लीज रिपीट सेकंड। मैं सारी चीजें रिपीट करूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग में अंदर अच्छी तरह से प्रवेश नहीं कर जाता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप इस बात की चिंता ना करें। हिंदी समझ में आती है ना, क्योंकि मराठी हमको नहीं आती और हिंदी तुमको नहीं आती। नहीं, हिंदी तो आती होगी ना, तुम सबको हिंदुस्तानी हो। अमोनिया, फिर से समझिए, हमने क्या कहा, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, इन दोनों को अच्छे से समझना है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसकी मैक्सिमम स्टेट वाला। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, इसकी मिनिमम स्टेट वाला। तो अब जरा आप देखो, क्या अमोनिया में नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है? कभी नहीं बढ़ा पाएगा। ये कभी भी किसी से रिएक्शन करेगा। जब भी कोई कंपाउंड किसी से रिएक्शन करता है तो आप ऐसा समझ लीजिए, रिएक्शन करते वक्त जब प्रोडक्ट बनता है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट को या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा या कुछ नहीं करेगा। तो कुछ नहीं करेगा तो रिडॉक्स होगा ही नहीं, और अगर रिडॉक्स हुआ तो या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो ये वाला अपने आप को बढ़ा नहीं सकता, तो इसका मतलब अपने आप को घटाएगा। और अपने आप को घटाने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजर ही तो होता है। अपने आप को घटाएगा, दूसरे वालों को बढ़ाएगा, मतलब एक अच्छा ऑक्सीडाइजर। सॉल्ट के बारे में आगे बात करेंगे भैया, ठीक है ना। सॉल्ट में कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, वो एसिड बेस रिएक्शन होती है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन -3 का मतलब है ये अपने मिनिमम स्टेट पर है। तो मिनिमम स्टेट पर है, ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा और ये अपने आप को बढ़ाएगा, दूसरों को घटाएगा। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सीधे सीधे हमने स्टेटमेंट लिखा दिया। आप किसी भी कंपाउंड को देखिए और कंपाउंड को देखने के बाद समझिए कि अगर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बट इट इज इन बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। बस वही तीसरा केस आने वाला है। यस गोयल, दिव्यांशु, वही तीसरा पॉइंट आने वाला है कि अगर मान लिया मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो जाए, मतलब मैक्सिमम है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग, मतलब महात्मा गांधी, और मिनिमम है मतलब विलेन, अमरीश पुरी। वही मैंने कल एक बात कही थी कि एक महात्मा पुरी भी तो हो सकता है। इट मींस अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ जाए तो ऐसा कंपाउंड ऑक्सीडाइजर भी होता है और रिड्यूसर भी होता है। थर्ड नोट करके लिखना है। इफ, थर्ड पॉइंट इसका, इफ ए कंपाउंड हैज इट्स मिड ऑक्सीडेशन स्टेट। मिड ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है रेंज जो है लाइज बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम। इफ इट हैज मिड ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में मिनिमम टू मैक्सिमम, then it would be oxidizer as well as reducer। दोनों बातें लिखें, then it would be oxidizer as well as reducer। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख लूं HNO2। देखो HNO2 ले लिया तो HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितना होगा, -2 +3, यहां +3 हो जाएगा। देखो HNO2 दिख रहा है, HNO2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही लोगे, नाइट्रोजन +3, तो +3 का मतलब देखो इसके बीच में आ गया ना। तो किसी से रिएक्शन करेगा तो +3 को -3 पे भी ले जा सकता है और +3 को +5 पे भी ले जा सकता है। मतलब अपने आप को ये बढ़ा भी सकता है और अपने आप को घटा भी सकता है। तो अपने आप को घटाएगा तो सामने वाले को बढ़ाएगा, अपने आप को बढ़ाएगा तो सामने वाले को घटाएगा। हाँ भाई, ये तराजू का कंसेप्ट है। ये तराजू वाले कंसेप्ट अच्छे समझते चलना कि हम कर क्या रहे हैं। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तराजू की तरह काम करेगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो इफ नाइट्रोजन मिड स्टेट में क्या है, मिड स्टेट में है, इसके बीच में है। और ये कैसे पता चलेगा, वो आप ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर से पता कर पाओगे रेंज क्या है। तो उसके बीच में आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडाइजर भी है, रिड्यूसर भी है। तो इस तरीके से कंपाउंड्स को देख के बताया जा सकता है कि उसकी रेंज क्या है। अच्छा, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर एग्जांपल में लिख लीजिएगा। ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर एक बात और देख लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ये कंपाउंड ही है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाम ही है देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन का +1 है, +1 × 2 और पूरा इसका ऑक्सीजन का -1 है। यहाँ परऑक्साइड है ना, ये कंपाउंड देखो ऐसा बनता है HOOH, ये ऐसा कंपाउंड है। यहाँ परऑक्साइड है, ये नाम ही है परऑक्साइड। तो परऑक्साइड ऑक्सीजन का कितना होता है, -1,
और ऑक्सीजन का -1, और आपको पता है ऑक्सीजन का -2 भी होता है और ऑक्सीजन का 0 भी होता है। तो 0 और -2 के बीच में आता है ना -1, मतलब ऑक्सीजन -12 भी होता है। ऑक्सीजन ये -1 है और ऑक्सीजन हमें पता है 0 भी होता है और हमें पता है ऑक्सीजन -2 भी होता है। तो 0 और -2 के बीच में -1 आता है। तो इसका मतलब है ये अपने आप को बढ़ा भी सकता है, अपने आप को घटा भी सकता है। तो H2O2 भी एक ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर होता है। तो आप एग्जांपल में HNO2 ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर, एज वेल एज हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर की तरह काम करता है। केवल ऑक्सीडेशन नंबर को देख के बताया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइए कि वो ऑक्सीडाइजर है, रिड्यूसर है या दोनों है। मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, जरा बताइएगा। H2SO4, A, B सल्फर डाइऑक्साइड, C H2S। इन तीनों कंपाउंड को देखो और बताओ मुझे कौन सा ऑक्सीडाइजर है, कौन सा रिड्यूसर है और कौन सा दोनों की तरह काम करेगा। यस, ट्राई। यस, बोथ। वाव, बोथ इसका क्या मतलब है? वाव का क्या मतलब है भाई? ABC ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसिंग एजेंट। गुड, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ऐसे हमें क्या पता चलेगा रिड्यूसिंग? आप बताओ। ABC, A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, B दिस, C दिस, ऐसे बताओ तो समझ में आएगा। A इज रिड्यूसिंग एजेंट। हो, बिल्कुल गलत जवाब। A रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। A रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, A ऑक्सीडाइजर है। यस, A इज ऑक्सीडाइजर। ठीक है ना। इसी तरीके से B और C, केवल सल्फर को ट्रीट करना है, सल्फर को ट्रीट करना है। चलो मैं बताता हूं, जरा समझो। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कितना आएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 6 +6। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। ये ऑक्सीडेशन नंबर सभी लोग निकाल लोगे। और सल्फर की रेंज कितनी होती है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना, तो 2,8,6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। रेंज यही है ना सल्फर की। यानी कि मिनिमम इसका -2 हो सकता है और मैक्सिमम इसका +6 हो सकता है और इसके बीच वाले दोनों तरह काम करेंगे। तो यहां सल्फर +6 है। +6 का मतलब अब ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं बढ़ा सकता। मतलब अपने आप को क्या करेगा? अपने आप को कम करेगा ना। देखो ना, अपने आप को कम करेगा, तो अपने आप को कम करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो दूसरों को बढ़ाएगा, दूसरों को बढ़ाने वाला ऑक्सीडाइजर। भाई दूसरे के रेस्पेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं तब नहीं जाने जाएंगे। हम दूसरों गरीबों की मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन में, दूसरों को खाना खिला रहे हैं, तब ना हम अच्छे आदमी होंगे। खुद खा रहे हैं तब तो अच्छी बात, तो ठीक है अपने लिए खा रहे हैं, दूसरों के लिए कितना अच्छा करते हैं इंसान तभी जाना जाता है। महात्मा गांधी तभी तो कहा है हमने, ऐसे लोगों को महात्मा गांधी है। जो अपने आप को कम करेगा दूसरों को बढ़ाएगा वही महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को हम प्यार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। समझो, +6 मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है और मैक्सिमम का मतलब होता है ऑक्सीडाइजर है। ठीक है ना। ये -2 ये मिनिमम है और मिनिमम का मतलब क्या है? रिड्यूसर है। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, रिड्यूसर है, रिड्यूसर है। ठीक है ना। और ये देखो +4 इसके बीच में है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों की तरह काम कर सकता है। आपको मैं आगे रिएक्शंस जब आगे बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि इनका काम भी वैसे ही होता है। इन कंपाउंड्स को अच्छे से देख लो, समझ लो। सामने वाले की रिएक्शन, अब H2SO4 किसी से रिएक्शन करेगा तो अपने आप को घटाएगा, मतलब सामने वाले के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दो, हो गई रिएक्शन, प्रोडक्ट अपने आप बन गया। तो प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, प्रोडक्ट कैसे, रिएक्शन को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अगर ये सारी चीजें अच्छे से आपको अभी समझ में आ जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी कंपाउंड को बिना रिएक्शंस को देखे हम बता सकते हैं। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप उनको लर्न करिए जरा। सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनको लर्न कर लीजिए जरा। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये हम आगे भी यूज करते चलेंगे। देखिए KMnO4, इसको हम MnO4 1 नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं, नो प्रॉब्लम। K2Cr2O7, इसको हम Cr2O7-2 के फॉर्म में भी जानते हैं। HNO3,
और ओजोन, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं हमारे पास, मतलब ऑक्सीडाइजिंग भी है, कभी कभी रिड्यूसिंग की तरह भी काम करते हैं। साक्षी कुछ कहना चाहती हो या फिर गलती से दब गया है? नहीं सर, डॉक्टर। हाँ बोलो। क्या? सर जो अब जैसे हम यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं सर मुझे कैसे करना है, बट कौन सा एटम कंसीडर करें हम? तो कौन सा एटम कंसीडर करें? हाँ। जनरली सेंट्रल एटम कंसीडर किया जाता है। इन जनरल सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का मतलब ये होता है जो बीचों बीच में हो। जैसे KMnO4 में Mn बीच में है, K2Cr2 में Cr2 बीच में है, HNO3 में N बीच में है, ऑक्सीजन में तो O ही है। हमेशा हमेशा सेंट्रल एटम को प्रेफरेंस दी जाती है। ये एक्चुअली क्या है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ेगी ना आपकी, तब धीरे धीरे आने लगेगा। ये अचानक एकदम से नहीं आता है, क्योंकि कारण ये अभी आपको स्ट्रक्चर्स तो पता नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। हम धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स भी सीखेंगे, तो स्ट्रक्चर सीखने के बाद फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जब आप ज्यादातर n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जो है आपको पता चल जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम। अब जैसे मान लिया CH4 है, तो CH4 में सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन, तो कार्बन को चेक किया जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो जैसे मान लिया हमने कहा कि H2SO4, तो H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर, तो सल्फर चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे मान के चलो सेंट्रल एटम को हम कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और देख लीजिए, K3FeCN6, ये भी एक हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अच्छा, रेड्यूसिंग एजेंट्स देख लीजिए थोड़े से। रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास NH2OH, ये रेड्यूसिंग एजेंट है। N2H4, SnCl2, ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इन कंपाउंड्स को नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं और ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आदित्य विशाल, वेरी गुड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बेटा पोटेशियम फेरीसाइनाइड है। यहाँ पे नाम लिखना चाहो लिख लो, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है ना? यस, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर, दोनों होता है। अब जरा एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये जो पोटेशियम फेरीसाइनाइड है, चलो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है, और इस NH2OH में, हालांकि ये आसान है, चलो इसमें K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है। यस, बिल्कुल सही, करण राजपूत ने बिल्कुल सही बताया, +3। बड़ा समझदार बच्चा है। यस, इट हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सभी लोग देख लो, K +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, +1 × 3 +3। Fe का x मान लो और Cn का -1 होता है, हमने चार्ज लिखा रखा है। तो Cn का -3, तो -3 × 6 -6, और -6 में +3 जाएगा, -3 +3 बराबर 0। x मान लो इसको, तो +1 × 3 + x -1 × 6 बराबर 0, तो x बराबर +3 आ जाएगा। पोटेशियम फेरीसाइनाइड होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि 12th में एक चैप्टर है। अभी आप इतना समझ ले, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अच्छा, और K3 की जगह अगर K4 कर दिया जाए, K4FeCN6, नाउ इट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पहले वाला फेरीसाइनाइड था, ये वाला फेरोसाइनाइड है, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। भाई 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। तो इस सिचुएशन में ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स है, इट हैज +2, इसका +2 है, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज यहां और समझ लीजिए, हमारे पास एक कंपाउंड होता है CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एक चीज और देख लीजिए, और उसके बाद एक कंपाउंड होता है NO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी होता है और +1 भी होता है। कभी कभी 0 यूज किया जाता है, कभी कभी +1 यूज किया जाता है, हम आगे यूज करेंगे इसका। नाइट्रोसिल भी होता है और नाइट्रोसोनियम आयन भी होता है। तो NO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और +1 भी होता है, और CO का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। जैसे मान लिया आपसे मैंने कहा FeCO का होल 5, बताइए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए Fe को x मानोगे, और प्लस CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। तो 0 × 5 इट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x मस्ट बी इक्वल टू 5, ठीक है ना? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
56। ओके, ठीक है ना। अच्छा चलिए, एक कंपाउंड यहां लिख के दिखाइए, Fe.94O। बताओ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हमने आपको, Fe.94O, द फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। क्या कहना चाहते हैं भाई? हैंड रेज है लेकिन उसका नाम लिख के नहीं आ रहा है। अंकित, यस अंकित, क्या कहना चाहते हो? सर FeCO फाइल में सर 0 ना चाहिए ना सर ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ तो 0 तो लिखा था मैंने। सर आपने 5 लिख दिया था सर। 5 लिख दिया था? अच्छा, FeCO का होल 5, ऐसा ना? तो इसका x प्लस 0 इंटू 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या 5 लिख दिया था? ओ, मैं अपना 5 वापस लेता। ठीक है ना, 0 भाई, ये तो मैथमेटिक्स हो गया ना। मेरा 5 वापस दे दो, x बराबर 0, ठीक है। हाँ, अगर गलती करता जाओ तो आप समझते चलिए। गुड, चलिए इसका बताइए, Fe.94O का ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालना है इसमें। तो कैसा निकालोगे? Fe को आप x मान लो, x इंटू 0.94 और ऑक्सीजन का -2, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2/0.94, तो पॉइंट हटेगा यहां 200, तो इट इज आंसर। x की वैल्यू आ जाएगी 200/94, ठीक है ना। ये फ्रैक्शनल वैल्यू, और हमने आपसे कहा है कि फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अब कभी कभी एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है, एक आता है Fe3O4। जरा देखो, एक कुछ स्पेशल है, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ये समझना होगा। Fe3O4 जो होता है, यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे Fe3O4 का, तो Fe3O4 में क्या होता है कि ये दो पार्ट में, इसके अंदर दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। किसका? एक होता है FeO का और एक होता है Fe2O3 का। ये आप आगे भी पढ़ोगे, मेटलर्जिकल प्रोसेस में पढ़ोगे कि Fe3O4 आयरन की, आप और पढ़े होंगे आयरन के मिनरल्स वगैरह, तो Fe3O4 जो होता है वो FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है। तो यही कारण है कि Fe3O4 में FeO का अलग और Fe2O3 का अलग, इसके अंदर दो Fe हैं, एक इस टाइप का Fe है, एक इस टाइप का Fe है, और दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। और यहां से जब निकालोगे वो तो एवरेज निकलेगा। तो यहां से क्या होगा, इस FeO का कैसे निकलेगा? इस FeO का आ जाएगा +2 भाई, -2 +2, और इस Fe का कितना आ जाएगा? -2 6 और +3, इसका आ जाएगा +3। तो एक का होता है +2 और एक का होता है +3। जरा देख लीजिए, 2 और 3, वेरी गुड, 2 और 3 भाई। अलग अलग कंपाउंड अगर बना दिए जाए तब तो आसान हो गया, इसका आप अलग निकालो, इसका आप अलग निकालो, तो 2 और 3। तो Fe3O4 इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ये एक स्पेशल कंपाउंड है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों का मिक्सचर है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको धीरे धीरे कराते चलेंगे, जो जो स्पेशल कंपाउंड होते चलेंगे, ठीक है ना। तो +2 और +3 आप लिख लीजिए, Fe3O4 इट कंबाइंस विद दिस, और इसका +2 और +3। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया है, हमने ऑक्सीडाइजर पढ़ लिए हैं, हमने रिडक्शन पढ़ लिया है, रिडक्शन पढ़ लिया है, हमने रिडॉक्स पढ़ी है कि रिडॉक्स क्या होती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स क्या होता है। अगला हमारे पास टर्म है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स क्या होता है? रिडॉक्स का मेन फंडा तो बस केवल इतना होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ कैन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स। एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने चाहिए। अगर दोनों हैं तो हम कहेंगे वो रिडॉक्स है। लेकिन अभी तक हमने जो कहा, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरा का रिडक्शन हो रहा था। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, ये हो सकता है एक ही कंपाउंड में हो, ये हो सकता है एक ही एटम में हो, लेकिन बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। तो कितने तरीके की है जरा वो देखो। एक हमारे पास होती है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। पहली रिडॉक्स होती है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स, दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, और तीसरी होती है हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया, डिस्प्रपोर्शनेशन।
रिडॉक्स। ठीक है ना। इस डिस्प्रपोर्शनेशन को हम ऑटो रिडॉक्स भी कहते हैं, मतलब और ऑटो रिडॉक्स किसको, इस डिस्प्रपोर्शनेशन को। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन के साथ एक कन डिस्प्रपोर्शनेशन भी होती है, वो हम डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद ही पढ़ लेंगे, वो इसी का एक पार्ट है, डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कन डिस्प्रपोर्शनेशन, वो उसके आगे पढ़ेंगे हम, इसी के अंदर आ जाएगी वो। ये 3 मेन तरीके की रिएक्शंस होती हैं, दैट इज टाइप ऑफ रिडॉक्स। और टाइप ऑफ रिडॉक्स में अब इन तीनों को हम अच्छे से समझेंगे, पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम इनको इनके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। तो हेडिंग डालिए इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। यहां पर देखिए 2 वर्ड हमने लिखे हैं, एक वर्ड लिखा है इंट्रा और एक वर्ड लिखा है इंटर। माइक्रोफोन म्यूट करिए सभी लोग, डिस्टरबेंस ना हो सभी को, सभी लोग म्यूट करिए, क्योंकि अगर मैं म्यूट करूंगा तो फिर आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे। इंटर और इंट्रा, तो यहां पर इंटर क्या होता है और इंट्रा क्या होता है, पहले इस बात को समझ लीजिए। इंटर का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, पढ़ा है ना, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, भाई पवार जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सभी लोग अपने अपने आप की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और खुद म्यूट करो। मैं करूंगा तो फिर पूछ नहीं पाओगे, आप समझो ना इस बात को। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं म्यूट कर देता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। और लास्ट के 5 मिनट अनम्यूट करूंगा, फिर आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैंने म्यूट कर दिया है, समझो। इंटर क्या होता है और इंट्रा क्या होता है। तो आपने जैसे सुना होगा इंटरनेट और इंट्रानेट, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट का मतलब ये होता है, सब जानते हो, www वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। मतलब एक होस्ट होता है, होस्ट का मतलब एक पूरा सैटेलाइट और पूरे वर्ल्ड में पूरा इंटरनेट चल रहा है, तो पूरा एक वहां से गवर्न होता है। इंट्रानेट का मतलब होता है कि जैसे एक हमारे पास यहाँ 10 कमरे हैं, तो एक कमरे को मैंने होस्ट बना दिया है ना, और बाकी हर कमरे में एक एक कंप्यूटर रख दिया है, और बाकी 10 कमरों से कंप्यूटर में क्या हो रहा है, एक होस्ट जो है वो पूरा चेक कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। इसको हम एक लिमिटेड एरिया में जब काम होता है तो इंट्रानेट है। जैसे यहां पर आपका ये जो जूम प्लेयर चल रहा है, तो एक होस्ट है और बाकी सारे क्लाइंट हैं, तो इट इज इंट्रानेट। एक लिमिटेड लोकल एरिया नेटवर्क इंट्रानेट होता है, मतलब एक लिमिटेड में। इंट्रा का मतलब केमिस्ट्री में एक इंट्रा मोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो भी होना है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा मोलिकुलर। इंट्रा मोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर काम होगा। इंटर मोलिकुलर का मतलब है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 अलग अलग कंपाउंड्स आएंगे और उनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। पहले मतलब थीम समझ लो, उसके ब्रैकेट पे आप लिख सकते हो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, सभी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो इंटरमोलिकुलर का मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड्स होंगे और उनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा और एक मॉलिक्यूल के अंदर भाई एटम एक से ज्यादा होंगे ना, तो डिफरेंट एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, तो अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। भाई एक मॉलिक्यूल है, एक एटम का ऑक्सीडेशन हो जाए, अगले एटम का रिडक्शन हो जाए, इंट्रा। और डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम का, यानी कि सिंगल एटम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। मतलब जरा समझो, अब जरा मैं तीनों के एग्जांपल अब एक एक करके लिखते हैं। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स, सबसे पहले लिखना है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। क्या लिखोगे, व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज एंड रिड्यूस्ड। लिखो इंटरमोलिकुलर में, जैसे रिएक्शन लिखी A + B, इट गिव्स A' + B'। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3। तो A का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहां 1 और B का, इसका घट गया नहीं, इसका बढ़ा दो, इसका 3 कर दिया और इसका 2 कर दिया। यानी A का क्या हो गया, A का हो गया ऑक्सीडेशन और B का क्या हो गया, B का हो गया रिडक्शन। क्या लिखा, व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यानी कि क्या होगा, व्हेन डिफरेंट कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। तो इंटर, अब तक जितनी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं वो सारी इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स ही थी, ठीक है ना। 2 अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, एक का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का होगा रिडक्शन, इसलिए इसको कहेंगे रिडॉक्स। तो क्या लिखना है, डिफरेंट कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लो, इस एग्जाम्पल को नोट करो, ठीक है ना।
अच्छा, अब दूसरी हेडिंग इंट्रामोलिकुलर, मैं अभी पर्टिकुलर एग्जांपल भी दूंगा, पहले मतलब समझो इनका, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर क्या है? इंट्रामोलिकुलर का मतलब जैसे लिखा है ए बी सी, एक कंपाउंड है ए बी सी, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब ए का ऑक्सीडेशन नंबर 1, बी का ऑक्सीडेशन नंबर 2 और सी का ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है ना। तो यहां पर ए का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2 और बी का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 1 और सी का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। क्वेश्चन को समझना जरा अच्छे से। मैंने क्या कहा कि व्हेन, लिखो जरा इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स, लिखो व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड in a single molecule, when different elements are oxidized and reduced in a single molecule is called intramolecular redox. इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। देखो यहां ए का क्या हो गया? ए का हो गया ऑक्सीडेशन, बी का क्या हो गया? बी का हो गया रिडक्शन, सी वैसा ही है, सी वैसा ही है। मतलब, और ध्यान रखना सी का नहीं होगा कुछ भी, और ए और सी का होगा तो बी वैसे ही रहेगा। मतलब एक ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक रिडक्शन होना चाहिए। एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम का ऑक्सीडेशन और एक एटम का रिडक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रही है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स कहेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस एग्जांपल को नोट करिए। उसके बाद अब अगर मैं बात करता हूं डिस्प्रपोर्शनेशन की, तो डिस्प्रपोर्शनेशन में जरा लिखो, लिखो सेम एलिमेंट, राइट डाउन डिकम्पोजिशन। नो बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन ही है भाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स कह तो सकते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में ये जरूरी नहीं होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े और घटे ही। डिकम्पोजिशन का मतलब कोई भी बड़ा टुकड़ा लो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, डिकम्पोजिशन हो गई। लेकिन डिकम्पोजिशन के अंदर है इंट्रामोलिकुलर, तो आप कह सकते हो इंट्रामोलिकुलर जो है वो डिकम्पोजिशन हो सकती है, लेकिन सारी डिकम्पोजिशन इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो ना? तो इट इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन भाई। किसी भी बड़े मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल्स डिकम्पोजेस इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ओके, थर्ड लिखो डिस्प्रपोर्शनेशन में, इफ सेम एलिमेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, इफ सेम एलिमेंट, बिल्कुल वैसे लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, बी बी डैश, इफ अ सेम एलिमेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, यस इंट्रामोलिकुलर इज सबसेट कह सकते हो। डिकम्पोजिशन एक अलग सेगमेंट ही, उसको हमें यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है अभी। व्हेन अ सेम एलिमेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। पूरी बात लिख लीजिए पहले। व्हेन अ सिंगल एलिमेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल या इन ए मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड भी हो रिड्यूस्ड भी हो। जैसे ए का ऑक्सीडेशन नंबर 2 रखा मैंने, बी का ऑक्सीडेशन नंबर 3 रखा और सी का ऑक्सीडेशन नंबर 1 रखा, तो ए का 2 है 2 ही रहेगा, सी का 1 है 1 ही रहेगा। इस बी का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 4। देखो जरा, इस बी का इस बी में क्या हो गया? रिडक्शन, और इसी बी का इस बी में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जरा देखिएगा, एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको इन तीनों की बेसिक बातें बता दी हैं। अब मैं पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके की रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है सभी को? प्रेरणा क्या कहना चाहती हो? अभी मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, ठीक है ना? आपको मैं लास्ट में 5 मिनट में ओपन करूंगा, फिर आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, पूछ लीजिएगा कि यहां पर क्या है कि इस वाले कंपाउंड्स में एक ही कंपाउंड होगा, बी का ऑक्सीडेशन होगा, बी का या बी और सी सेम हो, ए का ऑक्सीडेशन हो जाए, ए का रिडक्शन हो जाए, या सी का ऑक्सीडेशन हो जाए, सी का ही रिडक्शन हो जाए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके के तीनों रिएक्शंस है। अब मैं एक एक रिएक्शंस को पर्टिकुलर एग्जांपल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर एग्जांपल्स में जरा देखो, पर्टिकुलर एग्जांपल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लिया मैंने रिएक्शन दिया आपको, इसको भी रब कर देता हूं, चलो
क्या करना है मुझे, जैसे मान लिया रिएक्शन दी हमने कैसी, जैसे मान लिया रिएक्शन दी मैंने चलिए P4 प्लस NaOH प्लस वाटर, ठीक है ना। रिएक्शन करवाई, यहां पर बनाया मैंने PH3 प्लस NaH2PO2, ये रिएक्शन दी मैंने, और मैंने पूछा भाई ऐसे लिख दी वर्टिकली, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल लिखिएगा। अब आपको बताना है ये रिएक्शन कौन सी है, इंटर है, इंट्रा है या डिस्प्रोपोर्शनेशन है। अब वही बच्चा सही बता पाएगा जो ऑक्सीडेशन नंबर सही लिख पाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर पहले सही सही सबके ऊपर लिखो, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद फिर बताओ विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट अकर्स। ठीक है ना, जल्दी सोचो, और मैं अनम्यूट करता हूं जिसको भी अनम्यूट कर दिया है। जिसको अगर मान लिया कुछ कहना है, जिस बच्चे को कहना था वो कह सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। P4 का 0 ही होगा, टेट्रा एटॉमिक डिस्प्रोपोर्शनेशन। बस कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर, भाई इंटर इंट्रा की स्पेलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ढंग से लिखो, ठीक है ना। Na का +1 ऑक्सीजन का -2 हाइड्रोजन का +1, H का +1 ऑक्सीजन का -2, PS3 में हाइड्रोजन का +1 P का -3, यहां पर Na का +1, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 और P का +1 निकलता है, इस P का +1 निकलता है। अब आप जरा गौर से देखो, इस P4 का 0 और इस P से इस P में क्या हो रहा है, यहां से यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहां से यहां पर P का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख रहा है। एक ही मॉलिक्यूल का एक ही एटम तो P है, समझो जरा बात को, यहां पर P एक ही P है ना, इसी P का ऑक्सीडेशन, इसी P का रिडक्शन, एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम का, इनमें Na का +1 इधर भी Na का +1 है, H का +1 उधर भी H का +1 है, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीजन का -2 इधर भी, मतलब बाकी कहीं चेंजेस हो ही नहीं रहा है। चेंजेस इज ओनली अकर्स फ्रॉम P4 टू PS3 एंड P4 टू NaH2PO2। यहां पर P4 का 0 है, यहां पर PS3 का -3 है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है। यहां पर P4 का 0 है, यहां पर P का +1 है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। सेम एलिमेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, हेंस इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। एक मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूं, गौरी विनोद, तो हाँ क्या कह रही हो बेटा, बोलो। PS3 -3 कैसे है? अरे भाई ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, हाइड्रोजन का +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 तो +3 और P का -3, +3 -3 बराबर 0। ये मेटल हाइड्राइड थोड़ी है, ये तो नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल होता है। वहां फर्स्ट ग्रुप वाला मेटल कहा था, हाइड्रोजन +1 तो +1 × 3 +3 और -3 0, ठीक है ना। हाँ बेटा, और किसी को कुछ कहना है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका ये होम असाइनमेंट, आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन कौन सी है, इंटर है कि इंट्रा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपको मैं होम असाइनमेंट देता हूं, और थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर का, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको हीट करते हैं, बन जाता है N2 + Cr2O3 + वाटर। अब आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इंटरमोलिकुलर तो है नहीं, दो अलग अलग कंपाउंड तो है नहीं। अब एक ही कंपाउंड में या तो इंट्रा होगी या तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी। तो आपको ये होम असाइनमेंट दिया मैंने, आपको बताना है कि ये, अच्छा एक ये दे दी, एक और दे देता हूं, Cl2 + NaOH NaCl + NaClO3 + वाटर। एक रिएक्शन और, इन दोनों रिएक्शंस में आपको बताना है कौन सी इंटरमोलिकुलर है, कौन सी इंट्रा, कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्लियर? कौन सी इंट्रा, सेकंड वाली मुझे पता नहीं, कल मैं आपको सही सही एग्जांपल आंसर दूंगा, अभी आप इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है ना, कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।